अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 24 दिसंबर है और मंगल। मैं आपको इस वीडियो में जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है उसका तज्ज़िया करूंगा और लग ये रहा है कि जो हमारे अहम सियासी मामलात हैं, अमूमी तौर पर डेमोक्रेसीज़ में ये मामलात पार्लियामेंट में तय होते हैं, सियासतदान मिलकर तय करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये तमाम चीज़ें अदालतों में जा रही हैं। मुद्दत मुलाजमत आर्मी चीफ़ की, लेजिस्लेशन कुछ भी हो, उसकी इंटरप्रिटेशन फिर दोबारा कोर्ट में जाएगी, कोई ना कोई पटिशन लेके जाएगा। परवेज़ मुशर्रफ केस, उसका भी वो अब 3 मेंबर बेंच बन गया लाहौर हाई कोर्ट का। उसकी मैं आपको बताऊंगा कि लीगल हैसियत क्या है और वो जो खसूसी बेंच है उसके फ़ैसले पर कुछ असरअंदाज हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब का आज जो मामला है, उनकी ज़मानत हुई है। अब नून लीग ये कहती है कि जनाब वो जो 6 महीने जेल में रहे हैं वो किसने उनको जेल में रखा है, और जो तनकीद है वो लग ऐसे रहा है, उनकी तनकीद सुनकर इल्ज़ाम वो लगा रही हैं कि ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने और ये वो इमरान खान न्याजी की गवर्नमेंट ने ये सब कुछ किया। लेकिन मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो असल जो मामला है, असल रिस्पॉन्सिबल इसका कौन है। अगर ये इसमें ट्रायल में अगर डिले हुआ है और ये जो बार बार जजेस तब्दील हुए हैं, कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल। और फिर जो परवेज़ मुशर्रफ केस है उसकी भी मैं आपको ज़रा थोड़ी सी आज इनसाइड इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये जो सेठ वकार साहब हैं, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये किस तरह बेंच में शामिल हुए, वफाकी हुकूमत को पता तक नहीं चला, किस तरह ये सब कुछ मुमकिन हुआ, इसकी डिटेल आपको बताऊंगा। और इसके अलावा वफाकी काबीना का इजलास, मरीम नवाज़ को कह दिया कि नहीं जाना, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये कि अटॉर्नी जनरल को शायद कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश कर रही है काबीना, और ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जो लीगल फियास्को है ये अटॉर्नी जनरल साहब ने किया है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अटॉर्नी जनरल का इसमें कोई कसूर बनता भी है या नहीं, और असल रिस्पॉन्सिबल आदमी कौन है। इस सारे मौज़ूआत पर बात करने से पहले मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी आप क्लिक कर दें ताकि मेरी नई वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाए। और इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकें। अब आ जाते हैं और आगाज़ करते हैं राना सनाउल्लाह साहब के केस पर। राना सनाउल्लाह का जो केस है उसमें जो चार्ज है 15 किलो चर्स, कानून ये कहता है कि किसी तरह भी ऐसे शख्स की ज़मानत नहीं हो सकती, लेकिन हाई कोर्ट ने ज़मानत ली है। अभी शॉर्ट आर्डर आया, डिटेल जजमेंट में पता चलेगा क्यों ली है। माजी में ऐसे बहुत सारे, रिसेंट माजी में अदालतों ने बहुत सारे ऐसे फ़ैसले किए हैं, इंसाफ दिया है कि इस पर मुझे अकबर बुगटी साहब की वो बात याद आ रही है जब नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट बहाल करने के नज़दीक थी, नज़र आ रहा था। तो अकबर बुगटी साहब से हम जर्नलिस्टों की मीटिंग हो रही थी, एक गुफ्तगू, तो मैंने उनसे पूछा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं, ये जो कुछ हो रहा है। तो बुगटी साहब ने ये कहा कि अगर अदालतें नवाज़ शरीफ साहब को इंसाफ देने पर तुल गई हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब ये नहीं पता कि अब भी वही सिचुएशन है या उससे कुछ मुख्तलिफ है, ये आने वाला वक्त बताएगा और इसमें चीज़ें अनफोल्ड होंगी। लेकिन जो डिले की बात है राना सनाउल्लाह साहब के केस में और मुख्तलिफ जजेस को अपॉइंट करने की बात है, तो उसमें कानूनी तौर पर सूरत हाल ये है कि हुकूमत का इसमें कोई लेना देना नहीं है। हुकूमत वक्त का, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट है चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, दोस्तों उसमें उसका कुछ लेना देना नहीं है। जो ये अदालतें हैं ये सारी की सारी हाई कोर्ट्स के मातहत हैं, और ख़ास तौर पर ये जो अदालत है जिसमें राना सनाउल्लाह साहब का केस चल रहा है ये भी लाहौर हाई कोर्ट के मातहत है। तो अगर इसमें किसी जज को तब्दील किया जाता है, कोई नया जज लगाया जाता है, ट्रायल होता है या नहीं होता, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स हैं वो लाहौर हाई कोर्ट की हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट इसका रिस्पॉन्सिबल है, हुकूमत इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो नून लीग की क़यादत तहरीक इंसाफ पर इसका डाल रही है बोझ, मुल्ज़म तहरीक इंसाफ को बना रही है, ये कतई तौर पर बेबुनियाद और गलत है। हाँ, जो शहरियार अफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डीजी एएनएफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे पास एविडेंस है और हमने अल्लाह को जवाब देना है और हम ये साबित करेंगे। अब अगर ये जनवरी के फर्स्ट वीक में इसकी ट्रायल डेट हो चुकी है, अब अगर इनके पास एविडेंस नहीं है तो ये बहुत बड़ा एक क्रॉस होगा एएनएफ पर, शहरियार अफरीदी पर और फिर
हम तहरीक इंसाफ को मोरद इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं कि आपने नाजायज़ एक बंदे को पकड़ा और उसके ऊपर वो चीज़ डाली जो वो नहीं थी, और फिर लोगों की ये डिमांड होनी चाहिए कि जिन लोगों ने ये गलत मुकदमा कायम किया उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, भले उनका किसी भी इदारे से ताल्लुक़ हो। अब आ जाएं आप ज़रा परवेज़ मुशर्रफ साहब के केस पर। परवेज़ मुशर्रफ साहब के केस को अगर आप देखते हैं तो एक तो लेटेस्ट इसमें यह है कि लाहौर हाई कोर्ट का 3 मेंबर बेंच जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी की क्या सरबराही में ये समाअत शुरू करने लगा है कि ये जो खसूसी बेंच है इसकी तश्कील गैर कानूनी और गैर आइनी थी। अब अगर बेंच इसकी तश्कील को गैर आइनी करार दे देता है लाहौर हाई कोर्ट का 3 मेंबर बेंच, तो भी बहुत सारे कानूनदान ये कहते हैं कि क्योंकि खसूसी अदालत फ़ैसला दे चुकी है इसलिए उस फ़ैसले पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों भाइयों, ये पाकिस्तान है और कुछ भी हो सकता है। अगर सिंगल मेंबर बेंच लाहौर हाई कोर्ट का ज़मानत दे सकता है मंशियात के उस मुकदमे में जिसमें कानून में ये है ही नहीं कि आपको ज़मानत मिलनी है, तो फिर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब का बेंच भी कोई फ़ैसला कर सकता है, क्योंकि इख्तियार है अदालत को 199 के तहत, 184(3) के तहत। एक चीज़ जो कानून में हमें समझ आती है वो ये है कि अगर अदालत ये समझे कि ये मामला गलत है तो उसको करेक्ट करने के लिए जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको वो पसे पुश डालकर एक फ़ैसला कर सकती है। तो ये एक सामने हमें नज़र आएगी चीज़। लेकिन एक थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूँ। ये जो सारी कंट्रोवर्सी हुई परवेज़ मुशर्रफ साहब के फ़ैसले की, वो हुई जस्टिस वक़ार के फ़ैसले में, जो उन्होंने पैराग्राफ 66 लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ की लाश को घसीट के लाया जाए और 3 दिन तक डी चौक लटकाए रखा जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा उनके साथी जज ने कि ये कानून और आइन के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फ़ैसला कर दिया। चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट सेठ वक़ार ने वो फ़ैसला कर दिया जो पाकिस्तान के आइन और कानून में नहीं है। पब्लिक हैंगिंग की इजाज़त नहीं है, लेकिन उन्होंने कर दिया फ़ैसला। और अब कानून के तहत तो ये नहीं हो सकता था। वो शामिल कैसे हुए इस बेंच में, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जस्टिस ताहिरा सफदर खसूसी बेंच का हिस्सा थी, वो रिटायर हुई, तो जस्टिस आसफ सईद खान खोसा ने, जो एक्टिंग लॉ सेक्रेटरी थे, उनसे कहा कि 2 दिनों के अंदर अंदर आप जस्टिस वक़ार को फ़ाइनल करके खसूसी अदालत में उसका नोटिफिकेशन करें। एक्टिंग लॉ सेक्रेटरी ने हुकूमत से ये मशवरा नहीं किया, लॉ मिनिस्टर से ये मशवरा नहीं किया, और उन्होंने जस्टिस सेठ वक़ार अहमद को इसमें शामिल किया। और ये चीज़ रिपोर्टेड है, ये मीडिया में ये चीज़ रिपोर्टेड है जो मैं आपसे बता चुका हूँ, और इसका एविडेंस मौजूद है, और शहर में लोग ये बात कर रहे हैं। जब ये नोटिफिकेशन हो गया, फिर वफाकी हुकूमत को पता चला, उसके नतीजे में वफाकी हुकूमत बहुत नाखुश थी। वफाकी हुकूमत नहीं चाहती थी कि सेठ वक़ार साहब को, चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को इस बेंच में शामिल किया जाए, क्योंकि इससे पहले जस्टिस वक़ार जो थे वो फ़ौजी खसूसी अदालतों के हवाले से फ़ैसला कर चुके थे, तमाम यानी इनको कालअदम करार दे चुके थे। फ़ौजी अदालतों की जो सज़ाएँ हैं उनको वो रोक चुके थे। वो तो फिर वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में आके वो चीज़ें रिवर्स कराईं। इसलिए वो ये समझते थे कि इनका एक टिल्ट है, इनकी एक अपनी सोच है, इनको इस बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्टिंग लॉ सेक्रेटरी ने ये सब कुछ किया, और ये सब कुछ किया साबिक चीफ़ जस्टिस आसफ सईद खान खोसा के कहने पर। और इसी की वजह से जो साबिक एक्टिंग लॉ सेक्रेटरी थे उनकी समरी नहीं की गई, और पहले ख्याल था कि उनको कंटिन्यू कराया जाएगा, लेकिन उसके बाद उनको फ़ारिग कर दिया गया और वो लॉ सेक्रेटरीशिप से फ़ारिग हो गए। ये इस बेंच की कंपोजिशन के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं समझता हूँ कि आप तक आनी चाहिए थी। अब आ जाएँ मरीम नवाज़ साहबा के मामले पर। काबीना ने तो ये कह दिया कि जनाब जो ज़ैली कमेटी की सिफारिशात हैं कि मरीम नवाज़ साहबा को बाहर नहीं जाना चाहिए, उन्होंने तो मना कर दिया। लेकिन नून लीगी क्या कह रहे हैं? नून लीगी ये कह रहे हैं कि ये देखें, ये आपके सामने होगा। आज ऑफ द रिकॉर्ड कन्वर्सेशन में, प्राइवेट कन्वर्सेशन में, हर नून लीगी रहनुमा ये कह रहा था कि हम तो ये चाहते हैं कि ये हुकूमत जो है ये हमें इजाज़त ना दे जाने की, क्योंकि हम तो कोर्ट की इजाज़त से बाहर जाएंगे। उनको यकीन है इस बात का कि कोर्ट हमें इजाज़त देगी। मैं किसी तौहीन अदालत का मुर्तकब नहीं होना चाहता। ये जो जस्टिस जो सुन रहे हैं, बाकर नजफ़ी साहब और दूसरे जज, बड़े इंटेग्रिटी वाले जज हैं। लेकिन नून लीग के जो लोग ये कह रहे हैं कि आज उन्होंने मुझसे कहा कि समी साहब आप देखेंगे ये मरीम नवाज़ साहबा भी बाहर जाएंगी
और अदालत के हुक्म से बाहर जाएंगी, कोई हमें रोक नहीं सकता। तो जो तनाव है इस वक्त एग्जेक्टिव में और अदलिया में, उसको ये बहुत फौरी तौर पर इस चीज़ की ज़रूरत है कि हुकूमत इसको ख़त्म करे। जो वक़ार साहब का केस जो है, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ना भेजने का जो फ़ैसला किया गया, इसको लोग बड़ी तारीफ़ी नज़र से देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये वो काम है जो इमरान खान साहब ने अच्छा किया है और इस पर अमल दरामद होना चाहिए। अब आखिर में मैं आपसे ज़िक्र करता हूँ अटॉर्नी जनरल साहब का। अटॉर्नी जनरल साहब पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये जो आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत का केस है, वो उन्होंने उसमें मुकदमा सही नहीं लड़ा, उन्होंने तैयारी सही नहीं की, और फिर खोसा साहब ने जो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन की जाके सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर से, वो उन्होंने इस अंदाज से गुफ्तगू की कि ऐसा लग रहा है कि जो मलबा है वो अटॉर्नी जनरल पर आना पर उन्होंने गिराया। अब खोसा साहब बड़ी नपी तुली गुफ्तगू करते थे, खुदा जाने उनके जहन में क्या था, खुदा जाने उनके दिल में क्या था, क्यों उन्होंने टारगेट किया। उनको बिल्कुल पता होता था एक एक वर्ड जो वो कहते हैं कि वो किस पर जाके गिरेगा, किस को काटेगा। तो बहरहाल जाते जाते वो सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शिफ्ट कर गए अटॉर्नी जनरल पे, और काबीना के लोग अटॉर्नी जनरल को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये है, मेरी ख़ुद अटॉर्नी जनरल साहब से बात हुई थी, मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा था जब ये आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से पहला जो प्रेस रिलीज़ आया था PM हाउस का, तो उस पर भी लोगों ने कहा था कि ये नोटिफिकेशन होना चाहिए, नोटिफिकेशन नहीं है। तो सितंबर के एंड में मैंने जब अटॉर्नी जनरल साहब से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे एक इंटरव्यू दें, और मैंने उनसे इस बात का जब जिक्र किया, तो मुझसे उन्होंने कहा कि अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, वापस आकर तो मैं इसको देखूँगा। और ये आपका जो सवाल है, ये आप मुझसे दुरुस्त सवाल कर रहे हैं, इसलिए कि ये जो कुछ हुआ है मुद्दत मुलाजमत के हवाले से, वो मैंने देखा नहीं, मुझसे मशवरा नहीं किया गया था, लेकिन उसमें है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो मुद्दत मुलाजमत का जो पहला नोटिफिकेशन हुआ था, जो प्रेस रिलीज़ आया था, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से कंसल्टेशन के बग़ैर था। ये लॉ मिनिस्ट्री ने किया था। अब यार लोग अगर अटॉर्नी जनरल को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं तो उसके लिए साजिश तैयार है, और आने वाले चंद दिनों में वो आपको पता चल जाएगा। मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये सब कुछ अटॉर्नी जनरल का किया धरा नहीं है। साथियों, इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात होगी।